हेलो गाइस, फाइनेंशियली 2022-23 की आईटीएफ फाइलिंग स्टार्ट हो गई है। अभी आईटीएफ 1 एंड आईटीएफ 4 की ऑफलाइन यूटिलिटी फॉर्म अवेलेबल हो गए हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं आईटीएफ 1 ऑफलाइन यूटिलिटी कैसे फाइल होगी। उसके लिए आपको incometax.gov.in की साइट को ओपन करना है। देन आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है। डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद आप नीचे देखेंगे असेसमेंट ये 2023-24 आ रहा है। आईटीएफ 1 के नीचे यूटिलिटी एक्सेल बेस की ऑप्शन आ रही है। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपने जब ये ऑप्शन पे क्लिक किया तो डाउनलोड सेक्शन में आपका ये आ गई। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट हियर पे जब आपने क्लिक किया तो आपकी एक्सेल यूटिलिटी जो है वो डाउनलोड हो गई। उसे आपको ओपन करना है। जब आपने इसको ओपन किया यहाँ पे इनेबल एडिटिंग की ऑप्शन आ रही है। इनेबल एडिटिंग की ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। उसके बाद इनेबल कंटेंट की ऑप्शन आएगी। आपको उस ऑप्शन पे भी क्लिक करके अपनी फाइल को रेडी टू यूज करना है। आपने जब ये ऑप्शन क्लिक कर लिया उसके बाद आप साइड पे देखेंगे एक वैलिडेट की ऑप्शन है। आपको हर शीट पे वैलिडेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट का मतलब आपको ये अगली शीट पे लेके जाएगा। कैलकुलेट टैक्सेस का मतलब जब आपकी पूरी आईटीएफ फिल हो जाएगी उसके बाद आपको कैलकुलेट टैक्सेस पे क्लिक करना है। इंपोर्ट जेएसएन, अगर सपोज आपने अपनी कोई जेएसएन है आपको उसको इंपोर्ट करना है तो आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट प्रीफिल डाटा, ये अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। उसके बाद है जनरेट जेएसएन। जब आपकी पूरी फाइल बन जाएगी उसके बाद आपको जनरेट जेएसएन करके इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके इसे अपलोड करना है। उसके बाद प्रिंट और हेल्प की ऑप्शन है। उसके बाद गाइस अब बात करते हैं कि इंपोर्ट प्रीफिल डाटा हमारा कहाँ से होता है। उसके लिए आपको incometax.gov.in पे लॉगिन करना है। जब आपने उसे लॉगिन किया तो इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाके आप ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाके डाउनलोड प्रीफिल डाटा में देखेंगे। डाउनलोड प्रीफिल डाटा में जब आप आए आपको अपना असेसमेंट ईयर चूज करना है। आपने अपना असेसमेंट ईयर चूज कर लिया। देन आपको डाउनलोड की सेक्शन में जाना है। डाउनलोड की सेक्शन में आप देखेंगे ये आपका डाटा ऑलरेडी इंपोर्ट हो गया। उसके बाद आपकी जो एक्सेल यूटिलिटी थी आपको उसे ओपन करके इंपोर्ट प्रीफिल डाटा पे क्लिक करना है। आपने जब इंपोर्ट किया तो आप देखेंगे आपका सारा का सारा डाटा इंपोर्ट हो जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नेम, आधार, एड्रेस वगैरह एंड आपके बैंक अकाउंट्स जो भी हैं वो आपके सबके सब इसके अंदर। आपका जब ये डाटा इंपोर्ट हो गया उसके बाद आपको टाउन, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट की ऑप्शन आ रही है। आपको इस ऑप्शन पे डालना है जहां आप स्टे करते हैं, आपको वहां की ऑप्शन डालनी है। उसके बाद आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 बीएसी, ये आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में ये डिफॉल्ट में ही आ गया। अब जब आप फाइनेंशियल 2023-24 की आईटीआर फाइल करेंगे तब आप देखेंगे आपकी न्यू टैक्स रिजाइम ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में आ जाएगी। अगर आप इस साल फाइनेंशियल 2022-23 में ओल्ड टैक्स रिजाइम में ना आके न्यू टैक्स रिजाइम में आना चाहते हैं तब आपको इस ऑप्शन पे यस क्लिक करना है। अदरवाइज आपके लिए ये नो ऑप्शन ही ठीक है। उसके बाद अगली ऑप्शन ये आ रही है, अगर आपकी आईटीआर जो है फाइल है वो अंडर 7 प्रोवाइजर टू सेक्शन 139(1) में है, अगर इसमें होती है तब आपको इस ऑप्शन पे यस क्लिक करना है। अदरवाइज आपको इस पे नो क्लिक करना है। 7 प्रोवाइजर में कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने 1 लाख से ऊपर पूरे साल में पे किया है तब आपको इस ऑप्शन पे यस करना है। अदरवाइज आपको इस ऑप्शन पे नो क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे नो के बाद नीचे एक ऑप्शन आ रही है फाइल इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 139(1). ये आपकी आईटीआर जो है इसके अंदर ओरिजिनल रिटर्न में ही फाइल हो रही है क्योंकि अभी इसकी ड्यू डेट जो है वो 31 जुलाई 2023 है। तो आपको इस ऑप्शन पे ऑन और बिफोर ड्यू डेट पे ही आपको क्लिक करना है। उसके बाद डालने के बाद आप नीचे देखेंगे आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी की ऑप्शन आ रही है। ग्रॉस सैलरी में आपकी जितनी भी आपको फॉर्म 16 से आपको सैलरी मिल जाएगी तो आपको अपनी फॉर्म 16 से जितनी भी आपकी सैलरी आ रही है वो आपको इसमें डालनी है। वैल्यू ऑफ पर्क एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की अगर ऑप्शन है तो वो आपको डालनी है। बेसिकली ये ज़्यादा आपके यूज़ नहीं होते। उसके बाद अगर आपको सपोज मेन ये है कि इसके अंदर सेकेंड में एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, सपोज आपने एचआरए क्लेम किया है या आपने एलटीए क्लेम किया है तो आपको इस ऑप्शन पे चूज
करके सेलेक्ट करके अगर आपका LTA है तो आपको इसमें LTA डालना है। अगर आपको HRA की एग्जेम्पशन मिल रही है तो आपको HRA की एग्जेम्पशन 10 अंडर सेक्शन 13A में मिलती है, वो आपको ऑप्शन को इसमें चूज करके यहाँ पे आपको अपना अमाउंट डालना है। उसके बाद आप देखेंगे आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी एम्प्लॉय को 50,000 रुपीज़ मिलती है वो आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सपोज मैं यहाँ पे सैलरी का जो अमाउंट है वो 5 लाख रुपीज़ डाल देती हूँ, तो आप देखेंगे आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एंड गाइस, अगर आपकी एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तभी आप अपनी ITR 1 फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। आपको ITR 2 फाइल करनी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको जितना भी किराया मिला है आपको वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद अगर आपने कोई म्यूनसिपल टैक्सेस वगैरह पे किए हैं तो आपको उसको यहाँ पे डालना है। एंड उसके बाद आपको 30% इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। सपोज मैंने ग्रॉस रेंट पे 1 लाख रुपीज़ डाला, तो आप देखेंगे इसके अंदर मुझे 30,000 रुपीज़ मेरे को ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली इसमें मिल गई। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई भी लोन लिया है तो आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में 2 लाख रुपीज़ की डिडक्शन मिल जाती है, आपको वो यहाँ पे डालने हैं। एंड उसके बाद नीचे हम आएंगे, हम देखेंगे कि अगर आपने कोई भी डिडक्शंस वगैरह क्लेम की है, सपोज आपने कोई भी ATC जो भी कोई भी आपने डिडक्शंस क्लेम की है, LIC, बच्चों की ट्यूशन फीस जो भी आपने किया है वो आपको ATC का अमाउंट यहाँ डालना है। देन ATCCD या आपने जो भी डिडक्शंस वगैरह क्लेम की है वो सारी आपकी ऑप्शन से यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद ये आपकी ये वाली शीट आपकी कंप्लीट होगी। अब हम उसके बाद नेक्स्ट शीट पे देखेंगे कि अगर आपकी TDS की ऑप्शन आ रही है, अगर सपोज जब आपने अपना प्रीफिल डाटा किया, अगर आपकी 26 AS में कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली आपका डाटा प्रीफिल हो जाएगा। अगर आपका TDS सैलरी से कटा है तो आपका यहाँ पे आएगा, अगर आपका अदर देन सैलरी से TDS कटा है तो वो आपका यहाँ पे नीचे आएगा। अगर सपोज आपका इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट फ्रॉम FD कुछ भी डिडक्ट हुआ है तो वो आपका 26 AS से यहाँ पे आ जाएगा। एंड गाइस, आपको 20 उसके बाद आप एक बार अपना 26 AS भी अपना चेक कर ले। आपका 26 AS जो है वो आपका अपना लॉगिन करने के बाद ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न्स में व्यू फॉर्म 26 AS की आप ऑप्शन पे जाएंगे, तब आपका 26 AS आपका डाउनलोड हो जाएगा। आपका 26 AS डाउनलोड हो जाएगा। एंड उससे पहले आप अपना AIS एंड TIS भी डाउनलोड कर लें। आप अपना प्रॉपर उसमें देख लें कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मैच हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद आपका AIS और TIS जो है वो आपका ई फाइल के साथ में ऑथराइज पार्टनर्स के साथ में सर्विसेज की ऑप्शन आ रही है, आपको इस ऑप्शन पे जाना है। नीचे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे आपको क्लिक करना है, देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन आप देखेंगे आपका AIS जो है वो भी आपका डाउनलोड है यहाँ पे हो जाएगा, TIS भी हो जाएगा और आपका AIS भी आप अपना ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप जब ये पूरा डाटा आप अपना रिकनसाइल कर लेंगे TDS और TCS को, एक बार आप वहाँ से मैच कर लें। अगर सपोज आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। एंड उसके बाद अगर किसी ने आपका TCS कलेक्ट किया है, सपोज आपने कोई गाड़ी वगैरह ली है तो अगर आपका TCS कलेक्ट हुआ है तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद 80D की ऑप्शन है। 80D की ऑप्शन अगर सपोज आपने पेरेंट्स या अपना सेल्फ का हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने 80D का मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम किया है तो आपको उसकी डिडक्शन यहाँ मिल जाएगी। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इफ़ यू आर इंडिविजुअल वेदर यू आर एनी ऑफ फैमिली मेम्बर इज़ अ सीनियर सिटीजन, अगर सपोज अगर आप या आपकी फैमिली में से कोई भी सीनियर सिटीजन है तब आपको अगर आप और आपके पेरेंट्स दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं तब आपको 50,000 रुपीज़ डिडक्शन मिल जाती है, 50-50 डिडक्शन मिल जाती है। अगर सपोज दोनों में से कोई एक सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन को 50,000 डिडक्शन, अगर जो नॉन सीनियर सिटीजन है उसको 25,000 डिडक्शन मिल जाती है। आपको इस ऑप्शन पे अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन
डालनी है। जब आपने अपनी 80D की डिडक्शन जो भी है वो आपने यहाँ पे डाल दी। अगर आपने कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वो डालने के बाद उससे पहले एक टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन की ऑप्शन आ रही है। इसके अंदर आपके बैंक अकाउंट जो थे, जो प्रीफिल होके आपके अपने आप आए थे, आपको उसको चेक करना है कि आपके बैंक प्रीफिल जो आए हैं वो ठीक है या नहीं। अगर आपका इनकम टैक्स का रिफंड बन रहा है तो आपको कौन से बैंक में उसे करना है, आपको उस ऑप्शन पे भी क्लिक करना है। देन आप नीचे वेरिफिकेशन में देखेंगे, वेरिफिकेशन में भी आपका डाटा प्रीफिल से ऑलरेडी इंपोर्ट हो गया। एंड यहाँ पे आपको प्लेस की ऑप्शन पे जहाँ भी आप रहते हैं आपको वो ऑप्शन डालनी है। उसके बाद आप इस शीट को भी वैलिडेट कर लेंगे। जब आप ये पूरी शीट अपनी वैलिडेट कर लेंगे देन आप जनरेट JSN की ऑप्शन आ रही है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जब आपकी JSN आपकी हो जाएगी जनरेट, उसके बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है। इनकम टैक्स पोर्टल पे जब आपने लॉगिन किया है, ई फाइल में जाके आपको इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है। उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर अपना 23-24 सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट ITR फाइलिंग में 139(1) ही होगा क्योंकि आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न में ही ITR फाइल कर रहे हैं। उसके बाद आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44B और पॉलिटिकल पार्टी, आप तो अभी कोई ऑडिट की कैटेगरी में नहीं आते तो आपको इस ऑप्शन पे नो क्लिक करना है। सेलेक्ट ITR टाइप में आपको ITR 1 पे जाना है। कंटिन्यू आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी JSN फाइल जनरेट करनी है। उसके बाद आपकी जब JSN फाइल जनरेट हो जाएगी देन आपको अपनी ITR अपनी फाइल कर देनी है। अगर सपोज आप उसमें E-वेरीफाई लेटर की ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो आपको 30 डेज तक ही अपनी OTP से या फिर आपको जो भी अपनी ITR वेरीफाई करनी पड़ेगी। इस बार आपका 30 डेज ही टाइम है। पिछले साल तक आपको 120 डेज तक आपको टाइम मिलता था। एंड गाइज अगेन आई एम सेइंग दैट कि अगर आपका 26 ईयर्स पूरा अपडेट हो गया है, आपकी 4th क्वार्टर की इनकम उसके अंदर अपडेट हो गई है, तभी आप अपनी ITR फाइल करना। आप ITR फाइल करने में कोई भी जल्दबाजी मत करना। एंड आपको बहुत जल्दी ही ITR 4 की भी ऑफलाइन यूटिलिटी से कैसे अवेलेबल होगी, कैसे फाइल होगी, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको अपडेट मिले। थैंक यू सो मच गाइज।